हेलो एवरीवन, मैं सुशीला शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज वैशाली नगर से हूँ। आज मैं आपको बीए पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है और आज के इस प्रगतिशील युग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक विकास की समस्या है, जो कि वर्तमान शताब्दी का केंद्र बिंदु माना जा चुका है। इस संदर्भ में मायर और वाल्डविन भी कहते हैं कि राष्ट्रों की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चूंकि यह प्रश्न आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है और इससे संबंधित अवधारणाओं को भी हमको समझना होगा, तो सबसे पहले है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक समृद्धि से हमारा अभिप्राय राष्ट्रीय आय या उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि से होता है। अब है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की अवधारणा जो है, ये आर्थिक वृद्धि की अवधारणा की तुलना में बहुत व्यापक है, क्योंकि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है और जिसके द्वारा दीर्घ काल में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और इस संदर्भ में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि को भी आर्थिक विकास माना गया है। यानी आर्थिक विकास एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप देश में समस्त उत्पादन के साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग होता है, जिससे कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर और सामान्य कल्याण का सूचकांक भी बढ़ता है। तीसरी बात है सतत विकास। सतत विकास की अवधारणा जो है अपेक्षाकृत नई अवधारणा है और सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। तो सतत विकास से आशय होता है विकास की उस रणनीति से जो कि सभी प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय और भौतिक साधनों की संपदा तथा आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि करने के लिए प्रबंध करती है। यानी कि आर्थिक विकास का हमको अर्थ जानना है तो तीनों अवधारणाओं को समझना होगा। तो अब हम देखेंगे आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि उस देश के आर्थिक विकास का आधार प्रस्तुत करते हैं, और जब आर्थिक विकास की गति एक बार शुरू हो जाती है तो दूसरे तत्वों का अध्ययन शुरू हो जाता है और विकास की गति को और तीव्र कर देता है। अब हम देखेंगे आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में दो तत्व हैं इसके, एक आर्थिक तत्व है, दूसरा अनार्थिक तत्व है। तो पहले हम आर्थिक तत्वों की व्याख्या करेंगे। इसमें सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से हमारा आशय उन प्रकृति प्रदत्त साधनों से होता है जिन्हें मनुष्य अपने प्रयत्नों से उत्पन्न नहीं कर सकता है। प्राकृतिक साधन जो है प्रकृति की देन है और प्राकृतिक साधनों में हम भूमि, जल, खनिज पदार्थ, वन, जलवायु, वर्षा आदि का समावेश होता है। तो प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास को सीमित करने या प्रोत्साहित करने में निर्णायक महत्व होता है। और इस संबंध में लुईस ने भी कहा है कि प्राकृतिक साधन देश के विकास की दशा को निर्धारित करते हैं, किंतु उन पर आर्थिक विकास का शोभायमान महल तभी खड़ा किया जा सकता है जबकि वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय प्रयास के द्वारा उनका उचित विदोहन और उपयोग किया जाए। अब दूसरा फैक्टर है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन या श्रम, यानी ये भी आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण तत्व होता है और इसका बहुत महत्व है। विकसित देशों के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारण जो है मानवीय साधनों में अभूतपूर्व वृद्धि है। मानवीय संसाधन का तात्पर्य किसी भी देश में रहने वाली कार्यशील जनसंख्या से है। चूंकि श्रम को हम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण और सक्रिय साधन मानते हैं और मानवीय श्रम ही वह शक्ति है जिस पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तीसरा फैक्टर है भौतिक पूंजी संसाधन। भौतिक पूंजी संसाधन से आशय उन मानवकृत पदार्थों से होता है जिनका उपयोग मनुष्यों के द्वारा किया जाता है और जो कि अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे मशीनें, संयंत्र, कल कारखाने, भवन आदि। आधुनिक अर्थशास्त्री हैरेट डोमर ने भी पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है और आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, तभी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है पूंजी उत्पादन अनुपात।
पूंजी उत्पादन अनुपात से हमारा आशय पूंजी की उन इकाइयों से होता है जो कि उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए हमें आवश्यक होती है। तो अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है ये पूंजी निर्माण की दर और पूंजी उत्पाद अनुपात पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी। अर्धविकसित देशों में विदेशी पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अर्धविकसित देशों में बचत क्षमता कम होती है, शहरी घाटे की समस्या होती है और विदेशी पूंजी के साथ साथ तकनीकी जानकारी की भी कमी होती है। इसलिए अर्धविकसित देशों ने आर्थिक विकास के बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी का प्रयोग किया है, लेकिन विदेशी सहायता देश में हमें अपनी शर्तों पर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है तकनीकी तथा नवप्रवर्तन। तकनीक उत्पादन की तकनीक का आशय उत्पादन कार्यों के लिए विभिन्न साधनों के मिश्रण से होता है और उत्पादन की तकनीक व नव प्रवर्तन में उन्नति आर्थिक विकास का सूचक है। तकनीकी प्रगति जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है और इसके अंतर्गत नई तकनीकी, नई मशीनें, नई कार्यकुशलता आदि होती हैं। ये सभी शर्तें जो है वो विकसित देशों में सरलता से पूरी हो जाती हैं और इसीलिए इन देशों में तकनीकी का स्तर ऊंचा होता है। इसके विपरीत हम देखें तो अर्धविकसित देशों में ये शर्तें पूरी न होने के कारण तकनीकी विकास का स्तर नीचा बना रहता है। नेक्स्ट है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता यानी कि नया आविष्कार, तकनीकी ज्ञान, नई खोजों का आर्थिक विकास की दृष्टि से तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि इन्हें व्यावसायिक रूप न प्रदान किया जाए और ये कार्य समाज के साहसी या उद्यमियों के द्वारा किया जाता है। वस्तुतः किसी भी देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार के उद्यमी हैं और वो किस सीमा तक नए आविष्कारों व विकसित तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक ढांचा। किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न उत्पादक क्रियाओं में वितरण ही व्यावसायिक ढांचा कहलाता है और प्रत्येक राष्ट्र में व्यवसाय या उद्योग मुख्यतया कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग द्वितीय क्षेत्र और सेवा तृतीय क्षेत्रों में विभाजित होता है। आर्थिक विकास के लिए यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि अधिकाधिक श्रम कृषि से हट करके उद्योग और सेवा क्षेत्र में जाए। नेक्स्ट है संगठन व विशिष्टीकरण। आर्थिक विकास के लिए श्रेष्ठ संगठन के द्वारा साधनों का उचित उपयोग किया जा सकता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के माध्यम से ही उत्पादकता में वृद्धि होती है और इस संदर्भ में एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन को उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख कारण माना है। नेक्स्ट बाजार का आकार। बाजार का आकार आर्थिक विकास की दरों को निर्धारित करता है क्योंकि बाजार का आकार उत्पादन की क्रियाओं का आधार होता है और बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए आवश्यक है कि बाजार का आकार विस्तृत हो। नेक्स्ट पर्यावरण। पर्यावरण का भी आर्थिक विकास में बहुत महत्व है। आर्थिक विकास पर्यावरण के संरक्षण पर भी निर्भर है और एक अर्थव्यवस्था को अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए ताकि पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न न हो। जैसे उदाहरण के लिए अत्यधिक शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि से जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है जिनका प्रभाव श्रम की उत्पादकता पर पड़ता है। अतः आर्थिक विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण का विकास आवश्यक है। अंतिम है आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना को सामाजिक उपरिव्यय पूंजी भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत जिन आर्थिक सुविधाओं को शामिल किया जाता है उनमें है यातायात, संचार के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सूचना प्रणाली, बैंक और बीमा की संस्थाएं, सिंचाई, ऊर्जा के साधन, आवास गृह तथा नागरिक सुविधाएं भी प्रमुख है। तो एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक संरचना जितनी अधिक विकसित और सुदृढ़ होती है उतनी ही विकास की संभावनाएं अधिक होती है। तो अभी हमने ये सारे आर्थिक तत्वों के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में अनार्थिक तत्वों का क्या योगदान होता है। तो आर्थिक विकास का संबंध जो है बहुत कुछ हद तक के अनार्थिक तत्वों से भी होता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है राजनीतिक तत्व। किसी भी देश के आर्थिक विकास में राजनीतिक स्थिरता बहुत अधिक महत्व रखती है। जितनी अधिक सरकार की स्थिरता होगी, लोगों का उतना ही विश्वास सरकार में बना रहेगा। विकास की दीर्घकालीन योजनाएं उतनी ही कुशलता व सफलता के साथ क्रियान्वित की जा सकेगी
और सरकार के द्वारा जितनी अधिक शांति, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उतनी ही आर्थिक विकास में गति आएगी। नेक्स्ट है सामाजिक तत्व। आर्थिक विकास की गति उस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण पर भी निर्भर करती है जो उस समय देश में पाई जाती है। वातावरण का प्रधान तत्व जनता की प्रगति करने की इच्छा और उत्पादन के नए तथा अधिक कुशल तरीकों को विकसित करने एवं अपनाने पर निर्भर करता है। साथ ही शिक्षा भी आर्थिक उन्नति के लिए विचारों में क्रांति लाती है। नेक्स्ट है धार्मिक तत्व। धार्मिक विश्वास और अभिवृद्धियों का भी आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धार्मिक संस्थाएं आज के अर्धविकसित देशों के धीमे आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है संस्थागत तत्व। आर्थिक विकास के लिए सामाजिक संस्थाएं यदि अनुकूल हैं, व्यक्तियों की आदतें, रुचि, दृष्टिकोण व व्यवहार अधिक मेहनत व कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करने वाले होते हैं, अनुशासित होते हैं, तो आर्थिक विकास की गति को तीव्रता मिलती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तत्व। देश की संस्कृति तथा परंपराएं भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। अर्धविकसित देशों में प्रायः सांस्कृतिक परंपराएं आर्थिक विकास में बाधक होती है, किंतु सांस्कृतिक परंपराओं में शिक्षा एवं निर्देशन के सहयोग के माध्यम से धीरे धीरे परिवर्तन लाया जा सकता है और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तत्व। आर्थिक विकास अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पड़ोसी देशों के व्यवहार पर भी निर्भर करता है। यदि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध हैं तो देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है, क्योंकि वहां निर्यात की संभावनाएं बढ़ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना आर्थिक विकास की दृष्टि से किसी भी देश को लाभ भी पहुंचाता है। तो अब हम अंत में देखेंगे कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में दोनों फैक्टर उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों फैक्टर के बारे में अभी हमने जाना, तो अब हम संक्षेप में कहेंगे कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक और अनार्थिक कई प्रकार के तत्वों की आवश्यकता है, लेकिन इन तत्वों के उचित समन्वय तथा सरकार और देश की जनता की आर्थिक विकास की आकांक्षा के फलस्वरूप ही आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। धन्यवाद।